मत हो मायूस जिंदगी से अपनी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, इरादे हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू AKGS पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सो दोस्तों, आज ये हमारी ज्योग्राफी की सेकंड क्लास है, जहाँ पर आज हमारा टॉपिक रहने वाला है हमारा सौरमंडल, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। तो आज हम हमारे सौरमंडल ही टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं उनके बारे में डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप हमारी आज की वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी। तो किसने की थी सौरमंडल की खोज? जल्दी से इसका आंसर देंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। अब यदि हम अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो केपलर। केपलर को ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादक कहा जाता है। बात कर लेते हैं गैलीलियो की। तो गैलीलियो जो थे, इन्होंने सबसे पहले आकाशगंगा को देखा था। आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने ही देखा था या खोजा था। कोपरनिकस की हम बात कर चुके हैं। बात करते हैं रॉबर्ट पियरी की। तो इन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। ये भी आप याद रखें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेमेथ-एयर। आइए डिटेल जान लेते हैं। तो बेल्जियम के निवासी थे जॉर्ज लेमेथ-एयर। बेल्जियम के निवासी थे जॉर्ज लेमेथ-एयर, जिन्होंने 1960 से 1970 के बीच बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। तो कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो कुल कितने तारामंडल हैं अंतरिक्ष में? तो इनकी संख्या है 89। अब कुल तारामंडल तो है 89, लेकिन इनमें जो हाइड्रा है ये सबसे बड़ा तारामंडल है। ये भी आप यहाँ से याद रखें। आइए अब कुछ डेफिनेशंस के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि वायुमंडल, गैस तथा धूलकण के वे आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर से सैकड़ों किलोमीटर तक बाहरी भाग को ढके हैं, इन्हें वायुमंडल कहा जाता है। अब वायुमंडल में कुछ विभिन्न गैसेस पाई जाती हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। कितनी पाई जाती? लगभग 78%। दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की लगभग कितनी मात्रा पाई जाती है वायुमंडल में? तो लगभग 21%। और यदि हम अदर गैसेस की बात करें तो ये लगभग 1% पाई जाती है। अब यहाँ बात करते हैं अंतरिक्ष की। तो वह भाग जो पृथ्वी की वायुमंडल की सीमा से बाहर है, अंतरिक्ष कहलाता है। अब यहाँ बात करते हैं ग्रहों की। तो ग्रह क्या है? तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी अर्थ। अब बात करते हैं उपग्रह की। तो ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रहों की यदि बात करें तो जुपिटर और मार्स यानी कि बृहस्पति और मंगल की कक्षा के बीच चक्कर लगाने वाले छोटे पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अब यहाँ बात आई है कक्षा की। तो जिस पथ पर ग्रह, उपग्रह और अंतरिक्षयान परिक्रमा करते हैं वो कक्षा या कक्ष कहलाता है। ये सारी चीज़ें आप याद रखें। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के संगठन में या संघटक में कौन सी गैसें होती हैं। तो कौन सी गैसें आती हैं सूर्य के संघटक में? तो ये आती हैं हाइड्रोजन और हीलियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यदि हम दोनों गैसेस की बात करें तो हाइड्रोजन की लगभग कितनी मात्रा होती है सूर्य में? तो लगभग इसकी होती है 71%। यदि हम यहीं बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम लगभग 26.5%
पाई जाती है। और हम अदर एलिमेंट की यदि बात करें हम अदर एलिमेंट की, तो ये लगभग 2.5% में होता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है, उसका तापमान कितना होता है। तो कितना होता है इसका तापमान? इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे बात आई है सूर्य की। तो सूर्य आप सभी जानते हैं कि सूर्य एक तारा है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट और 30 सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? वो कौन सा तारा है जो सूर्य के सबसे निकट है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब यहाँ पर बात आई है, अगर हम अदर ऑप्शन की डिस्कस कर लेते हैं तो साइरस क्या है? साइरस यह सबसे चमकीला तारा है। बात करते हैं किरीट की। तो जो सूर्य की बाहरी परत है, जो सूर्य की बाहरी परत है, उसे ही किरीट कहा जाता है। ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो कौन सा है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, जिसे मरकरी भी कहते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कर लेता है? तो ये सूर्य की परिक्रमा लगभग 88 दिनों में पूरी करता है, जो कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले किसी भी ग्रह में सबसे कम समय में है। अब सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह तो हो गया बुध। यदि यही बात करें हम सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है, तो सबसे दूर स्थित ग्रह है वह है वरुण। ये भी आप यहाँ से याद रखें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो कितना समय लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.25 सेकेंड्स। अब यहाँ बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा ही पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा ही है जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी से लगभग 59% चंद्रमा का भाग देखा जा सकता है। ये भी आप याद रखें। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर सर्वप्रथम जाने वाला इंसान कौन है। चंद्रमा पर सर्वप्रथम जाने वाला इंसान कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे और जिस जगह पर ये उतरे थे या जिस जगह पर इन्होंने कदम रखा था उसे शांति का समुद्र या सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी में कहें तो शांति का समुद्र, और यदि इंग्लिश में कहें तो सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी भी कहा जाता है। इसके साथ आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण मान है वो पृथ्वी के मान का लगभग 1/6 होता है। ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हम कुछ ग्रहों से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? तो यह है बृहस्पति। इसके साथ आप ये भी याद रख सकते हैं इसे सबसे भारी ग्रह भी कहा जाता है। बात करें सबसे छोटे ग्रह की तो ये है बुध या मरकरी। बात करें सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह तो ये कौन सा है? ये है गैनीमेड। और गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो ये है बृहस्पति का उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह तो ये है डीमोस। और डीमोस किसका उपग्रह है? तो ये मंगल का उपग्रह है। बात करें सबसे चमकीले तारा का तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ये है साइरस।
अब बात करें सबसे तेज गति एवं सबसे धीमी गति से घूर्ण करने वाला ग्रह, तो जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सबसे तेज गति से घूर्ण करने वाला ग्रह कौन सा है, तो ये है बुध। कितने दिनों में कर लेता है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी, तो ये लगभग 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। अब यदि वहीं बात करें हम कि सबसे धीमी गति से घूर्ण करने वाला ग्रह, तो ये है शुक्र, या जिसे इंग्लिश में वीनस भी कहा जाता है। ये सारे फैक्ट आप यहाँ से याद रखें। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र या वीनस। अब यहाँ पर बात आई है शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह के बारे में ढेर सारे फैक्ट हैं जो हम याद रख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह शुक्र ही है। इसे पृथ्वी की बहन या अर्थ ट्विंस भी कहा जाता है। इसे अर्थ ट्विंस या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका द्रव्यमान और आकार लगभग पृथ्वी के समान ही है। इसे इसी के साथ ही मॉर्निंग स्टार या भोर का तारा भी कहा जाता है। इसी के साथ इसे गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड लव यानी कि सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। सुंदरता की देवी भी इसे कहते हैं। साथ ही ये गर्म ग्रह भी है, ये गर्म ग्रह भी है। तो ये सारे ही फैक्ट आप यहाँ से वीनस यानी शुक्र के बारे में याद रखें। इनमें से कोई भी चीज़ एग्जाम में आपकी उठ के सीधी आ सकती है। जैसे कि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सा ग्रह है जिसे अर्थ ट्विंस कहा जाता है, तो आप यहाँ से इसका आंसर शुक्र लगा सकते हैं। इसी के साथ ही जितने भी फैक्ट मैंने आपको अभी बताए हैं वो सारी चीज़ आप याद रखें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें वलय या छल्ले पाए जाते हैं। तो कौन सा है वो ग्रह जिसमें वलय या छल्ले पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि। अब यहाँ पर बात आई है शनि की। तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है शनि का, तो ये है टाइटन है। और इसी के साथ आप ये भी याद रखें जो शनि ग्रह है इसका घनत्व जो है वो सबसे कम है। जो घनत्व है वो ग्रहों में सबसे कम है। और यहाँ पर वलय, अब वलय की बात आई है तो वलय या छल्लों की खोज किसने की थी, तो ये की थी गैलीलियो ने। हमने पहले क्वेश्चन में इस वीडियो के ये डिस्कस किया था कि जो गैलीलियो हैं उन्होंने आकाशगंगा को भी सबसे पहले देखा था, और वही गैलीलियो ने जो शनि है उनमें वलय या छल्लों की खोज भी की थी। ये भी आप यहाँ से याद रखें। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि शुक्र और अरुण दोनों ही पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है किस ग्रह पर ठोस, द्रव, गैस तीनों पाई जाती हैं। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। ये तीनों ही चीज़ पृथ्वी पर पाई जाती हैं, इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है लाल ग्रह, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल या मार्स को ही लाल ग्रह कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं मंगल के बारे में। तो इसका अक्षीय झुकाव व घूर्ण गति पृथ्वी के समान है, जिससे इसमें जीवन की संभावना हो सकती है। मंगल पर पृथ्वी से मिलती जुलती ऋतुएं भी पाई जाती हैं, और मंगल के 2 उपग्रह भी हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला है फोमोस और दूसरा है डीमोस। ये 2 मंगल के उपग्रह हैं। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित सर्वोच्च पर्वत है। ये जो निक्स ओलंपिया है ये पर्वत है, ये किस ग्रह पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल। जो निक्स ओलंपिया पर्वत है यह मंगल ग्रह पर स्थित सर्वोच्च पर्वत है।
यदि हम बात करें नेक्स्ट ओलंपिया पर्वत की, तो ये जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसकी तुलना में ये 3 टाइम ऊंचा है, यानी कि ये 3 गुना ऊंचा है। किससे? माउंट एवरेस्ट से। ये भी आप यहाँ से याद रखें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है पृथ्वी गति करती है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि पृथ्वी किस दिशा में गति करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी गति करती है। अब बात करते हैं अब पृथ्वी की। तो पृथ्वी 1 घंटे में लगभग कितनी घूमती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में लगभग 15 डिग्री देशांतर घूमती है। साथ ही यह अपनी धुरी पर जो है 23 1/2 झुकी है। ये भी आप यहाँ से याद रखें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कौन सा ग्रह लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण। अरुण ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। अब बात करते हैं अरुण ग्रह की। तो इस ग्रह का प्रकाश हरे रंग का दिखाई देता है। किस रंग का दिखाई देता है इस ग्रह का प्रकाश? तो यह हरे रंग का दिखाई देता है। साथ ही आप ये भी याद रखें, जो अरुण और वरुण हैं, इन्हें जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? तो इन्हें जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, या इन्हें ट्विंस प्लैनेट भी कहा जाता है। किनको? अरुण और वरुण को। ये भी आप याद रखें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है? आपको बताना है कि जो सौरमंडल है इसका सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिस। अब बात आई है एरिस की। तो इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज 2005 में हुई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को IAU के द्वारा ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लूटो। अब यहाँ सबसे पहले बात आई है IAU की। तो ये क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसके द्वारा 13 सितंबर 2006 में जो प्लूटो है, प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटाकर बौने ग्रह की सूची में रख दिया था, जिसके बाद ग्रहों की कुल संख्या 8 रह गई थी। इससे आप ये भी याद रखें कि वर्तमान में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। जो पहले कितनी हुआ करती थी? 9। लेकिन 13 सितंबर 2006 में IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे ग्रहों की सूची से हटाकर बौने ग्रहों की सूची में रख दिया था, जिसके बाद से ग्रहों की संख्या 8 बची थी। ये भी आप यहाँ से याद रखें। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर दें और आपके जितने भी फ्रेंड और स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने अर्थ यानी कि पृथ्वी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। तो मैं आपके लिए अर्थ के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें हम अर्थ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। स्टे एट होम एंड स्टे